अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को एमडी कैट के लिए स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले हमें बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इसमें ये होता है कि एनर्जी रिलेशनशिप्स को हम पढ़ते हैं और इस एनर्जी की कन्वर्जन को पढ़ते हैं। मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर अगर सनलाइट आई है, सनलाइट प्लांट के ऊपर आई, तो ये एनर्जी का रिलेशन है, सनलाइट का रिलेशन है प्लांट के साथ। तो इसको पढ़ेंगे कि प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया डिफरेंट फॉर्म्स में। सनलाइट की एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट करेगा एटीपी में, ठीक है, NADPH2 ये वाली सारी फॉर्म्स में, और अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में। तो ये सारी एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। सनलाइट से एटीपी बना, एटीपी से बन गया स्टार्च वगैरह कि एनर्जी का रिलेशनशिप उसने एब्जॉर्ब की, फिर उसने कन्वर्ट की बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, मतलब अपने प्लांट के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़े होते हैं। एक बात जो जहन में होनी चाहिए कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट हुई एटीपी की फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गए स्टार्च में। तो एनर्जी तो अवेलेबल है मगर एनर्जी के फॉर्म्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करती है। मतलब क्या, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं एक्चुअली, ये कहते हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये सिर्फ चेंज करती है अपनी फॉर्म्स को, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो वैसे ही हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है मगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। अब हमने दो प्रोसेस पढ़ने हैं इस चैप्टर में, मेनली जो डिटेल में पढ़ने हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं रिस्पिरेशन को। थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देखते हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, रिस्पिरेशन होता क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, फूड को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसको हम एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी को प्लांट कैप्चर करता है और फिर डिफरेंट फॉर्म्स में स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट कर लेता है। तो एनर्जी कैप्चर होती है इसमें। कौन कैप्चर करता है? क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है और पिगमेंट्स होते हैं, हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे सब कुछ। और इस एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में, मतलब कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब इसकी इक्वेशन क्या है? देखिए, इसकी इक्वेशन ऐसी होती है कि हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है CH2O, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, उसके 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन। तो ये पूरी इक्वेशन है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं एरो की इस तरफ वाली सारी, और ये वाले सारे इसके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अगर हम चाहें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ हाईलाइट करूँगा आपके लिए। देखिए, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के यूज़ हुए मगर 6 हमें दोबारा मिल गए। तो मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ 6 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। 6 तो हमें रिएक्शन के बाद दोबारा प्रोडक्ट में दोबारा मिलने, मतलब 6 मॉलिक्यूल अगर हम दें तो हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल की जगह हम 6 लिख दें, क्योंकि हमें 6 ही चाहिए, 6 तो हमें दोबारा मिल रहे हैं। तो हम अगर यहाँ 6 लिख दें और यहाँ वाले मॉलिक्यूल ना लिखें, तो हम ये इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को लिख सकते हैं। ग्लूकोज वैसे ही आ जाएगा और हमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर आपको ये फॉर्म भी मिले, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो किसी भी MCQ में और ये वाली फॉर्म ना दी गई हो, तो ये फॉर्म भी मिले तो ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसेस रिस्पिरेशन। तो एनर्जी बनी है, ये जैसे स्टार्च की फॉर्म में आ गया, स्टार्च की वो वाला प्लांट हम किसी भी एनिमल ने कंज्यूम कर लिया। तो अब हमारे अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो हम तो एनर्जी गेन करते हैं किसी से। तो हमने जो गेन की है एनर्जी, मिसाल के तौर पर इतना बड़ा मॉलिक्यूल है एनर्जी, इसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, तोड़ के इससे एनर्जी लेंगे। तो यही है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हम फूड को तोड़ते हैं बड़े मॉलिक्यूल में ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है एक्चुअली? ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है। अब ATP है क्या? आप देखें, ATP एक न्यूक्लिक एसिड है। ये जहन में आपको होना चाहिए कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। हम बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसा कुछ होता है, देखिए, न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है इसके पास। ये 5 कार्बन वाली शुगर हो गई, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ 5वां कार्बन होता है। तो इसका फार्मूले में आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म है इसकी। तो हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एडिनिन, गोनिन, थाइमिन वगैरह। तो एडिनोसिन यहाँ खुद ही कह रहा है, तो एडिनिन लगती है पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, और 5वें कार्बन पे 3 फॉस्फेट लग जाते हैं।
तो ऐसे हो जाता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है हमारे पास एटीपी का। तो ऐसा कुछ होता है। अब ये आप बोलें कि भाई एनर्जी कैसे देता है, देखें अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये एक एडेनिन आ गया और मैं 3 फॉस्फेट लिख देता हूँ। ये वाला थोड़ा मैंने वेवी लाइन से बनाया। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ये वाला फॉस्फेट टूट जाता है और 31.81 किलो जूल एनर्जी जो है, किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिल जाती है। ये वाला थर्ड फॉस्फेट टूट के फिर ये क्या बन जाता है, एडेनिसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर दोबारा इतनी ही एनर्जी अगर हम देंगे तो एक फॉस्फेट जो है वो दोबारा हम अटैच करा सकते हैं, इसको एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट बना सकते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। इतनी एनर्जी देंगे तो ये एडेनिसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, और जब हम एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में तोड़ेंगे एनर्जी गेन करने के लिए, तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। और एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, बुक्स में मेंशन होता है, बट ऐसा ज़ाहिर है आपको पता होगा सारी चीज़ें कहाँ कहाँ एनर्जी यूज़ होगी हमारी बॉडी में। जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, हम मूवमेंट कर रहे हैं सब, तो ए टू जी हर चीज़ जो हो रही है वो एनर्जी यूज़ हो रही है और एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है। फिर अच्छा भाई, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस हो गया, बेसिक चीज़ें देख ली। अच्छा, अब हम देखने हैं गैसेस एक्सचेंज जो है वो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है। देखिए, रिस्पायरेशन तो ऐसा प्रोसेस है कि हमने एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें हर टाइम चाहिए होती है, ठीक है। कोई ऐसा टाइम नहीं जहाँ एनर्जी ना चाहिए हो, कुछ ना कुछ बॉडी हमारी कर रही होती है तो एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कैसे होता है, रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एक्चुअली कैसे होता है, देखें, ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो ये रिस्पायरेशन की एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, बैलेंस नहीं की हमने बट सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये है। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए, और रिलीज़ क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें रिलीज़ हो रहा है, और ऑल दी टाइम, मतलब दिन हो रहा तो हर टाइम हो रहा होगा। अगर फोटोसिंथेसिस देखें तो इसकी इक्वेशन में हमने ऊपर देखी है, तो इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है और ऑक्सीजन इससे निकलता है। तो हम ये देखते हैं अब यहाँ पर रिलीज़ क्या करता है ये ऑक्सीजन, और गेन क्या करता है, मतलब चाहिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन में भी देखा। और डे टाइम सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब एक चीज़ क्या हमें पता होनी चाहिए कि कंपनसेशन पॉइंट ये क्या होता है। देखिए, जब सूरज निकल रहा हो और सूरज जब गुरूब हो रहा हो, तब का ये टाइम है, तब ये कंपनसेशन पॉइंट आता है। अभी एक्चुअली होता क्या है, जब लाइट इंटेंसिटी देखें, जब सूरज निकल रहा है तब भी लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और जब सूरज गुरूब हो रहा है तब भी लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है कि इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस होना, क्योंकि लाइट थोड़ी सी तो अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि रिस्पायरेशन हर टाइम हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट उस टाइम पे जबकि सूरज निकल रहा है थोड़ी सी लाइट है, और सूरज गुरूब हो रहा है थोड़ी सी लाइट है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पायरेशन के रेट के बराबर हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। अब अगर हम इसको गैसेस के हवाले से देखें कि फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बराबर हो गया तो जो ऑक्सीजन निकलेगी फोटोसिंथेसिस से वो बराबर हो जाएगी जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रिस्पायरेशन में। हमने ऊपर पढ़ा कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन जितनी निकल रही होगी फोटोसिंथेसिस से उतनी ही रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि दोनों के रेट इस टाइम बराबर हो चुके हैं। तो एक चीज़ ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करें तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है रिस्पायरेशन में, देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से बाहर निकलती है, हमने देखा, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से बाहर निकल रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ध्यान दें, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो हम अगर गैसेस के हवाले से देखें तो हर चीज़ क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और बाहर निकलना, आउटपुट सब बराबर हो जाता है। तो इस टाइम पे ज़ाहिर है जब सब कुछ बराबर हो गया, वो प्लांट अपने ही अंदर अपने गैसेस को बराबर कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, नो नेट गैस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा इस पॉइंट पर। तो आपसे यूजुअली एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि कंपनसेशन पॉइंट पर क्या हो रहा होता है, तो आप बताएंगे कि गैस एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, और डॉन और डस्ट के मतलब सूरज निकल रहा हो या सूरज गुरूब हो रहा हो, जब लाइट इंटेंसिटी कम हो तब हो रहा होता है। ठीक है भाई, अब अगली बात, यहाँ तक ये टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक ख़त्म। अब अगली बात क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आती है, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, चले मैं दोबारा सिंप्लीफाइड लिख लेता हूँ, बैलेंस नहीं करूँगा। कार्बन डाइऑक्साइड, देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें क्लोरोफिल और लाइट एरो के ऊपर नीचे आ जाएगा, और इससे क्या निकलता है, हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी और वाटर होगा। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखें यहाँ भी इसके साथ भी ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और वाटर देखें तो इसके साथ भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन जो
इन्वायरमेंट में निकल रही है, ये एक्चुअली आ कहाँ से रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगी या वाटर से? तो इसका आंसर है भाई कि वाटर से निकलेगी। ये तो आपका सिंपल सीधा सीधा एमसीक्यू हो गया। आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहाँ से होती है, वाटर से होती है, ये तो एमसीक्यू में पूछा भी जाता है काफ़ी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो, और इस बैकग्राउंड से आपको कभी क्वेश्चन आ भी सकता है तो आप सवाल सॉल्व कर सकें। वेन नील हाइपोथेसिस है, एक साइंटिस्ट है वेन नील, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब है उन्होंने बताया, कोई इसका प्रूफ नहीं था, उन्होंने बताया। क्या कहा इन्होंने कि प्लांट जो है H2O जो यूज़ करता है, देखें ये फोटोसिंथेसिस में H2O यूज़ हो रही है, इसको स्प्लिट करता है किस में, इसको स्प्लिट कर लेता है ऐसे, इन्होंने कहा H+ में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, ठीक है, H+ में और ऑक्सीजन जो निकलती है H+ तो प्लांट यूज़ कर लेता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दे देता है, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने ऑब्जर्वेशन किस ऑब्जर्वेशन पे कहा, किस बेस पे कहा, इन्होंने ये कहा क्योंकि बैक्टीरिया में, हम प्रोकैरियोटिक चैप्टर में, बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसा करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की जगह H2S यूज़ करता है, तो इसके पास वही ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र आ जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि जब H2O ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र आ गया, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फ़र आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो H2S यूज़ कर रहा है तो सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है, जब प्लांट H2O यूज़ कर रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। तो उन्होंने ये बेस रखी कि इसलिए वाटर से आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो इनके होगी बात। उसके बाद जब फर्दर इसके ऊपर रिसर्चेज हुई तो वो कुछ ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने आइसोटोपिक ऑक्सीजन बनाया। आइसोटोप वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास अलग हो, ठीक है। तो उन्होंने आइसोटोपिक ऑक्सीजन बनाया। नॉर्मल ऑक्सीजन होता है O16, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। इन्होंने हैवी ऑक्सीजन लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या था, O18। मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कम्बिनेशन हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास था 18। उन्होंने ये वाला हैवी ऑक्सीजन लिया। हैवी ऑक्सीजन से इन्होंने क्या किया, वाटर भी बनाया। ये जो वाटर का ऑक्सीजन इन्होंने ये 18 हो गया। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी इन्होंने 18 वाला यूज़ किया। फिर इन्होंने प्लांट के 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में इन्होंने पहले फोटोसिंथेसिस कराया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने यूज़ की नॉर्मल, जो कि ये वाला ऑक्सीजन है ये नॉर्मल। वन H2O के लिए इन्होंने जो ऑक्सीजन यूज़ की वो इन्होंने 18 वाली यूज़ कर ली। तो उन्होंने ये देखा रिज़ल्ट में कि जो ऑक्सीजन भी निकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, वो 18 वाली निकली, हैवी ऑक्सीजन निकली। फिर उन्होंने प्लांट में नॉर्मल H2O में जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो यूज़ की 16 वाली, और कार्बन डाइऑक्साइड हैवी यूज़ करके देखी। इन्होंने फिर देखा कि कॉमन ऑक्सीजन मतलब 16 वाली ऑक्सीजन ही निकल रही है। तो इससे ये पता चला कि जब हैवी वाटर यूज़ किया तो हैवी ऑक्सीजन निकली, मगर जब हैवी कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज़ किया तो ऑक्सीजन नॉर्मली निकली। तो इससे ये आइडिया हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो H2O से आ रही है। तो ग्रुप 2 के प्लांट में इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल H2O यूज़ किया, ठीक है। नॉर्मल H2O जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है कॉमन ऑक्सीजन निकली, क्योंकि ऑक्सीजन 16 वाला था तो 16 वाली ऑक्सीजन निकल गई, क्योंकि वाटर से ऑक्सीजन आ रही है। जब इन्होंने CO2 18 वाला यूज़ किया तब भी कॉमन ऑक्सीजन निकली। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से इनको ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली वाटर से ही आ रही है, कन्फर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर मेन क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हमने अगला टॉपिक है वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। देखें लाइट बहुत तरह की होती है, इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज, मगर उनका हमारा अभी बायोलॉजी में कोई लेना देना नहीं है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो। तो बायोलॉजी में जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, वो कौन सी होती है, वो लाइट का एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है, 350 to 750 नैनोमीटर के बीच में ये होती है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट को फर्दर हमने डिवाइड किया है बहुत सारे पार्ट्स में, क्योंकि इसी को डिटेल में पढ़ना है। तो वो कुछ ऐसा बना, हम इसको याद रख सकते हैं विब ग्योर से, विब ग्योर। ये हो गया वॉयलेट, ये हो गया इंडिगो, ठीक है, कलर से याद रखेंगे। इसको ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, ये हो गया ऑरेंज, और ये हो गया रेड, ठीक है। तो इन कलर्स की लाइट होती हैं, हर कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग होगी, ठीक है। तो जो वायलेट है वो लाई करती है 350 to 400 के बीच में, जो इंडिगो है वो 400 to 220 के बीच में लाई करती है, और जो ब्लू है 420 to 495 के बीच में लाई कर रही है। ग्रीन जो है 495 से 470 के बीच में लाई कर रही है, और जो येलो जो है 470 to 495 के बीच में लाई कर रही है, और ऑरेंज जो है 495 to 620 के बीच में लाई कर रही है, और लास्टली जो रेड जो है वो 620 to 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में लाई कर रही है। तो ये वेवलेंथ का आपको आइडिया होना चाहिए। विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है, 350 to 750, कहीं कहीं 380 to 750 भी होता है, ठीक है। वो आप अपनी बुक के हिसाब से फॉलो कर लें, बट ये इसकी रेंज है। तो
जब वेवलेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है, जब वेवलेंथ बढ़ती रहेगी तो ऐसे कलर जिस जिस रेंज में आता जाएगा वो कलर शो होता जाएगा लाइट में। तो ये हो गया कुछ वैल्यूज़ जो कि एमसीक्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है। अब हमने पिगमेंट पढ़ना है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब क्या कि लाइट जब सनलाइट जब पड़ रही है प्लांट के ऊपर तो प्लांट उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो प्लांट के पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब करता है। मेनली क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प करने के लिए कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स वगैरह, उसको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, वो क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं भाई, पिगमेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। मैंने बताया कि सिर्फ विजिबल लाइट ही एब्जॉर्ब हो सकती है, इसीलिए इसको पढ़ें। तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करें, और डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल जो है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है हमारे पास ब्लू, ज़्यादातर ब्लू और रेड लाइट, ठीक है, ये वाला ब्लू और रेड लाइट। तो अब हम कहें कि इतनी सारी अगर लाइट आई है तो बाकी पार्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल ऑल दो चले वॉलेट भी कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वॉलेट वाला पार्ट, ठीक है। बट अब आप कहें कि ये इंडिगो बिल्कुल नहीं करता और येलो ऑरेंज नहीं कर रहा होता, तो आप कहें ये वाले कलर कौन एब्जॉर्ब करेगा, हम इसको ज़ाया क्यों जाने दें। तो हमारे पास और पिगमेंट्स हैं जैसे कैरोटिनाइड्स हैं, वो बाकी पिगमेंट बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही होता है, लाइट ज़ाया नहीं होती, हम सारी लाइट का यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये मेंशन है डिफरेंट पिगमेंट जो हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक बात ये कि लाइट ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड, ये लाइट जो है पिगमेंट को कलर दे रही होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क्लोरोफिल है ग्रीन, तो यूजुअली बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि ग्रीन कलर जो है क्लोरोफिल का अपना नहीं है। देखें, कोई भी चीज़ का कलर क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के पास अगर ग्रीन लाइट आए, जो ये वाली लाइट है हमारे पास, ये वाला पार्ट ये आए, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। जो कलर जैसे ब्लू हो गया, जैसे रेड हो गया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल का अपना नहीं है, ये वो वाले कलर है जो क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और हमें वो नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है या ट्रांसमिट, मतलब यहाँ से गुजर जाए तो वो हमें नज़र आएगा वो कलर। कोई भी चीज़ का हो, क्लोरोफिल तो मैंने एग्जाम्पल दी है, कोई नॉर्मल लाइफ में भी आप देख लें, किसी चीज़ का जो कलर है वो एक्चुअली वो कलर वो वाली चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें नज़र आता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्लोरोफिल को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल अलग अलग तरह के, ए से लेके ई तक, ठीक है। हम ए और बी पे यूजुअली फोकस करते हैं, उसके फार्मूलाज पे आगे देखेंगे। और क्या एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। मेनली ब्लू और रेड एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट और ऑरेंज को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है। और रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेज देगा किसको, इंडिगो, ग्रीन और येलो को। तो ग्रीन को वापस भेज रहा है, इसलिए हम ग्रीन नज़र आ रहा है। तो आप कहें भाई इंडिगो येलो क्यों नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए ग्रीन बहुत जो है वो ऐसा कलर है, बाकी कलर्स को वो दबा देता है, तो इसलिए हमें ग्रीन नज़र आता है। उसके बाद एसेसरी पिगमेंट, मतलब वो पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल की हेल्प कर रहे हैं, वो क्या है, वो कैरोटिनॉइड्स हैं। कैरोटिनॉइड क्या है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट है, ठीक है। इसका कलर है येलो टू रेड टू ऑरेंज। और ये क्या करता है, ब्रॉड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारे पास क्लोरोफिल है ये इंडिगो, ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो अब आप कहें कि इंडिगो, ग्रीन और येलो को जो है वो कैरोटिनॉइड पे एब्जॉर्ब कर ले, इससे क्या होगा कि ब्रॉड हो जाएगा, जो एब्जॉर्ब लाइट करने का स्पेक्ट्रम, लाइट को एब्जॉर्ब करने का स्पेक्ट्रम है, वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। अब हमने देखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, ये ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ यहाँ पर अभी मैंने नहीं बनाया। तो क्या होता है, ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को शो करे, ठीक है। कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरोफिल का बनाएं तो हमें ये पता चलेगा, अगर मैं ऐसी रफ से बना दूँ, क्लोरोफिल का मैं बना रहा हूँ, तो जहाँ पर ब्लू लाइट आएगी क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ भी हमारे पास रेड लाइट आएगी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और वॉयलेट के लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, वॉयलेट के लिए भी थोड़ा सा पीक ऊपर होगी। तो ऐसा कुछ शो कर रहा होता है कि एक पिगमेंट जो है वो ग्राफ से ज़रिए हम देख रहे होते हैं कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये इसका होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमसीक्यू के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखें क्लोरोफिल ए जो है उसका अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो उसकी पीक्स आ रही होंगी ब्लू और रेड पे। क्लोरोफिल की ए ओ बी उसकी पीक्स आ रही होंगी ब्लू और रेड पे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। आपको नीचे मेंशन किया होगा कि ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्लोरोफिल का ग्राफ है। आपसे ये पूछा जा सकता है ग्राफ देखे कि भाई ये किसका ग्राफ है। तो अगर पीक उस पर ब्लू और रेड पे पीक्स आ रही हैं एब्जॉर्प्शन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, क्लोरोफिल का ग्राफ है। ऐसे ही अगर हमारे पास उसकी पीक्स आ रही हों येलो, यहाँ पर पीक आ रही हो इंडिगो या ग्रीन और येलो वाले पार्ट पे शो किया उन्होंने कि ये ग्रीन कलर है और पीक शो करा एब्जॉर्प्शन, तो वो किसका होगा, वो कैरोटिनॉइड का ग्राफ होगा।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली मेजर कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस होती है, इस ये क्या करती है, ये डिफरेंट पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये उससे मेजर करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पढ़ना है, ठीक है। क्लोरोफिल एक्चुअली होता है कैसे? क्लोरोफिल का दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, ठीक है, और एक टेल होती है, ठीक है। एक हेड और टेल है, इसका हम डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वाले डायग्राम से समझ नहीं आएगा, बट ठीक है, आप ये ध्यान में रखें, एक हेड है, ठीक है, ऐसा हेड होगा और नीचे ये टेल होती है। अच्छा, हेड क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट एज सच। लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, ठीक है, लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होती है हेड पे, और हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हेड को कलेक्टिवली हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। हेड क्या कहलाता है? पोरफायरिन रिंग। और हेड किससे बना हुआ है पोरफायरिन रिंग? फर्दर किससे क्लासीफाई है? 4 पायरोल रिंग में, ठीक है। ऐसी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जब 4 पायरोल रिंग मिल जाएंगी तो इसका पूरा हेड बन जाएगा। एक पायरोल रिंग ऐसी दिखती है, 5 कार्बन होते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। तो ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई, ठीक है। और बीच में मौजूद होगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम से सारे नाइट्रोजन जो हैं सारे पायरोल रिंग के मैग्नीशियम से अटैच होंगे, और मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 नज़र आ रहा है एक्चुअली मैग्नीशियम का चार्ज नहीं है, ये मैग्नीशियम के पास कैपेसिटी ग्रुप 2 का है। देखें, ग्रुप 2 का है तो इसके पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, मगर यहाँ अगर आप देखें तो 4 नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हैं। तो जब भी कोई एडिशनल बॉन्ड अटैच हो जाए किसी के साथ, तो वो जो एडिशनल उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 2+2 शो कर रहा है कि इसने 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। देखें, ये 2 जो हैं ये तो चलें इसकी कैपेसिटी थी, ये 2+2 चार्ज होता है, 2 से इसने अटैच करा लिया। ये जो फर्दर 2 अटैच हैं ये इसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कराया, और जब कैपेसिटी से ज़्यादा वाले बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये +2 जो है ये शो कर रहा है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ये +2 शो क्या करता है, तो ये ट्रिकी MCQ होगा, आपको ये आना चाहिए। अच्छा, अब क्लोरोफिल का हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें याद रखनी है मैं आपको सारी बता देता हूँ, सारी बातें याद नहीं रखनी, जो याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने नंबरिंग की हुई है, ये 20 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर कार्बन्स मौजूद हैं। अच्छा भाई, अब पहले कार्बन पे ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है और ये क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर है। ये एक डिफरेंस है इसमें, बाकी सिमिलर है। तो एक क्लोरोफिल ए का पहले देख लेते हैं और जो डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगा। जो पहले कार्बन पे अटैच होगा CH3, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद पहले कार्बन पे CH3 अटैच है, और अगर 17 कार्बन देखें तो इस पर अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 17 कार्बन पे क्या अटैच है? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है? सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे अटैच है हमारे पास C2H5, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। C1 पे अटैच है CH3, C2 पे अटैच है C2H5, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमने देखना है, 6 कार्बन पे भी अटैच है CH3, C6 पे भी CH3 अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई ये बात है। अच्छा, एक रिंग अटैच है, एडिशनल रिंग, वो अटैच है बिटवीन, ये देखें, ये 6 कार्बन है ये वाला, ये 7, 8, 9, ये रिंग जो है पायरोल रिंग के नीचे वाली, ये एडिशनल रिंग है। तो एडिशनल रिंग मौजूद होती है कहाँ पर? बिटवीन कार्बन 7, 8, 9, एक एडिशनल रिंग इसके पास मौजूद है। उसके बाद ये कार्बन नंबर 10 है और ये कार्बन नंबर 11 है। कार्बन नंबर 11 से ये आपका MCQ बन सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है कि कार्बन नंबर 11 से टेल निकलती है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हेड होती है और टेल होती है। तो जो टेल कहाँ से निकलेगी? वो जो पायरोल रिंग बन रहा है उसके कार्बन नंबर 11 से टेल निकलती है नीचे, और टेल जो है वो बनती है C20H39, मतलब 20 कार्बन की टेल होती है और 39 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? C11 से। ये आपका MCQ बन सकता है, ट्रिकी MCQ हो सकता है ये, ठीक है। और टेल के बारे में अगर इतना भी रखें, ठीक है, बाकी जो बातें मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर के वाइज टेल में अब याद रखें कि C11 से निकल रही है। उसके बाद अगर ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आपको ये C17 का मैंने बता दिया, CH और डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इतनी बातें भी याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, मैंने क्या क्या बताया भाई, समराइज़ कर देता हूँ। C1 पे CH3 अटैच है और C2 पे C2H5 अटैच है। अगर C6 ना भी याद रखें मसला नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। C1 पे CH3 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी बता देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। C2 पे C2H5 अटैच है, एडिशनल रिंग एक अटैच है बिटवीन कार्बन 7, 8, 9, ठीक है, एडिशनल रिंग अटैच है। और इसके बाद जो टेल निकल रही है वो कार्बन नंबर C11 से टेल निकल रही है, ये हो गया आपकी चौथी बात। और पांचवी बात जो है वो ये है कि C17 पे CH डबल बॉन्ड CH
CH2 अटैच है। ये 5 बातें अगर आप याद रखें, और छठी बात ये है कि C20H39 टेल का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब 7वीं बात जो है क्लोरोफिल बी के लिए याद रख लें। तो स्ट्रक्चर वाइज क्लोरोफिल से आपके एमसीक्यू निकल जाएंगे। वो क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर सेम है, एक डिफरेंस है क्या कि यहाँ पर C1 पे CH3 था, तो यहाँ पर C1 पे अटैच है CHO। ठीक है, C1 पे क्या अटैच है, CHO, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप भी कह रहे होते हैं, कार्बोनाइल। ये नज़र भी आ रहा है आपको। ठीक है, ये डिफरेंस है मेनली, ये डिफरेंस के ऊपर भी एमसीक्यू आपसे आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर वाइज अगर आप ये 7-8 बातें ध्यान में रखें तो स्ट्रक्चर वाइज आपके एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। देखने को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है स्ट्रक्चर, ठीक है, मगर इतनी बातें याद रखें तो हो जाएंगे आपके एमसीक्यू, निकल जाएंगे। अच्छा, ये हमने देख लिया था। अच्छा, अब डिफरेंस पढ़ना है क्लोरोफिल ए और बी में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डायग्राम से देख के आ चुके हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखें तो C1 पे क्या अटैच था, मिथाइल। मिथाइल कहते हैं हम CH3 को, और यहाँ C1 पे क्या अटैच था, CHO, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला है हमारे पास C55। ठीक है, हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं फार्मूला। C55 यहाँ भी है, क्लोरोफिल बी में भी C55 है, या N4 यहाँ भी है, यहाँ भी N4 है, Mg यहाँ भी है, यहाँ भी Mg है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे H72 है, यहाँ H70 है, और यहाँ O5 है, यहाँ O6 है। एक्चुअली क्यों है, देखें, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर CH3 था, CH3, और यहाँ मौजूद है इस जगह पर क्लोरोफिल बी में CHO। तो डिफरेंस हमें यहाँ से खुद निकालना है। यहाँ एक कार्बन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कार्बन एक है, यहाँ का दोनों में कार्बन एक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 3, और यहाँ हाइड्रोजन है 1। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन जो है, ये हम क्लोरोफिल ऐसे लिख लेते हैं, चलिए, ये ए है और ये बी है। ए में कार्बन 1 है, बी में भी कार्बन 1 है। यहाँ ए में हाइड्रोजन 3 है, बी में हाइड्रोजन क्या है 1, और ए में ऑक्सीजन कितने नहीं है, और बी में ऑक्सीजन कितना है 1। तो इसी पे आप अगर कंपैरिजन करें तो कार्बन तो दोनों में 1 है, तो कार्बन में डिफरेंस भी नहीं आ रहा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर ए में 3 है और बी में 1 है, तो हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी देख लें, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए में H72 है और यहाँ H70, 2 ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन के ऊपर डिफरेंस देख लें तो ऑक्सीजन जो है ए में बिल्कुल नहीं है और बी में एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन का फ़र्क आ रहा है कि यहाँ O5 है, यहाँ O6 है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो चेंज हुआ उसी के बेस पे फार्मूला भी चेंज हो रहा है। तो ये भी आपके बात ध्यान में होनी चाहिए। अब कलर देख लें भाई, ये ब्लू ग्रीन हमें नज़र आता है, येलो ग्रीन नज़र आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हो, चाहे क्लोरोफिल ए हो, बी करे, और कैरोटीनॉइड जितनी भी एब्जॉर्ब करें, वो एक्चुअली एट द एंड क्लोरोफिल ए के पास ही आती हैं, फिर वो आगे फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कराता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एसेसरी पिगमेंट है, इसकी मदद करेगा कि जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा वो बी एब्जॉर्ब करके उस ए को दे देगा। उसके बाद ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करेगा और ये एब्जॉर्ब लाइट करेगा। एब्जॉर्ब लाइट करने के बाद क्लोरोफिल ए को दे देगा ताकि वो आगे फोटोसिंथेसिस कर सके। ये किस में सब में मौजूद होगा, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होता, उनमें अपना बैक्टीरिया क्लोरोफिल मौजूद होता है। हम प्रोकैरियोट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये सारे ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी, यूग्लिना, क्लोरोफिल बी जो है सब में मौजूद होता है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं क्लोरोफिल ए की टाइप्स। ये ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लोरोफिल ए को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। देखिए, क्लोरोफिल्स को हम क्लासीफाई करते हैं ए, बी, सी, डी, ई में। तो ए और बी के हम फार्मूलाज पढ़ते हैं जो हमने पढ़े, और ए को भी फर्दर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं इनकी बेसिस पे, किस बेस पे कि ये कितने रेड कलर को, जो लाइट का कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो रेड को कितना मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेड की अब्जॉर्प्शन बिटवीन होती है 620 टू 750, हम देख चुके हैं पहले। तो कुछ ऐसे क्लोरोफिल होंगे जो 670 के रेड को बहुत ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करे होंगे, उनको क्लोरोफिल ए 670 कह देंगे। ऐसे ही क्लोरोफिल ए 680 वाले होंगे, कुछ ऐसे 690 और 700 वाले। तो ये कुछ रेड के अब्जॉर्प्शन पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्लोरोफिल ए जो है इनसॉल्युबल वाटर में होता है, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन वगैरह, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए की थोड़ी सी टाइप्स होगी। अब है कैरोटीनॉइड्स। ये हम पिगमेंट वो वाले पढ़े हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आगे इन्हें फोटोसिंथेसिस कैरी कराने, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। तो कैरोटीनॉइड क्या करता है, ये ब्लू और वायलेट की रेंज को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। देखें, ये ब्लू और वायलेट जो पहले 3 कलर हैं, इनकी रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या है, ब्लू को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, रेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और कुछ जो है वो वायलेट को भी कर रहा होता है। ठीक है, कुछ ऑरेंज को, तो थोड़ा बहुत ये भी कर रहा होता है। तो ये जो कैरोटीनाइड है, अब देखें, इंडिगो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था
क्लोरोफिल में और वॉयलेट भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था क्लोरोफिल में ज़्यादा, तो कैरोटीनॉइड क्या करेगा, इनको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। और इनको एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो क्लोरोफिल जो काम नहीं कर पा रहा, तो ये जो एक्सिस लाइट जो आ रही है, लाइट को ज़ाया नहीं जाने दे रहा, और ये एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी क्लोरोफिल को दे देगा कि अब ये यूज़ कर लो, तो लाइट ऐसे ज़ाया नहीं जाएगी। तो ब्लू वॉयलेट की रेंज को एब्जॉर्ब करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देगा आगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल ए ने कराना है, तो इसलिए इनको एसेसरी पिगमेंट्स में कह रहे होते हैं। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है। सबसे पहले एक जो है, अगर एक छोटी सी ये बात, कैरोटीनॉइड्स अगर किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे वॉयलेट इंडिगो ब्लू को करेगा, तो वो अपनी एनर्जी पहले क्लोरोफिल बी को देगा, और क्लोरोफिल बी फर्दर क्लोरोफिल ए को देगा, डायरेक्ट क्लोरोफिल ए को नहीं दे सकता। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है भाई, ये ब्रॉडन स्पेक्ट्रम, वही बात है कि ये जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम लाइट का एब्जॉर्ब करने का वो ब्रॉड हो रहा है। उसके बाद ये एक्सेसिव लाइट जो है वो क्लोरोफिल कुछ दें लाइट को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, मगर ऐसे भी हो सकता है कितनी ज़्यादा लाइट हो जाए कि वो लाइट क्लोरोफिल को डैमेज पहुँचा दे, तो ये एक्सिस लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि क्लोरोफिल को डैमेज ना हो और फोटोसिंथेसिस चलता रहे। और इसके अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो एक्सिस लाइट को ऐसे एब्जॉर्ब करता है, वो होता है ज़ीज़ैंथीन, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्सिस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बाहर निकाल देता है, डिसिपेट कर देता है। तो ऐसे क्लोरोफिल को डैमेज नहीं होता जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। उसके बाद एक हमारे में फ़ायदा क्या है, ह्यूमन हमारे आँख में भी होता है। ठीक है, आँख में क्या करता है, इसके पास दो मॉलिक्यूल हैं, ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथीन, ये दो मॉलिक्यूल इसके क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लू लाइट जो होती है, ब्लू लाइट से हमें नुकसान पहुंच सकता है हमारी आंख को, हमारी रेटिना को। रेटिना लिख लें, आई लिख लें आप, ठीक है, रेटिना आई का पार्ट है। तो इसके दो मॉलिक्यूल ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथीन क्या करते हैं कि ब्लू लाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे हमें हमारी आंख को बचा रहे होते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं कैरोटीनॉइड्स के हमारे में और प्लांट्स में। ठीक है, अब हमने लाइट को थोड़ा सा देख लें। लाइट क्या है, देखिए मेनली तो सनलाइट ही है ना जो कि फोटोसिंथेसिस को करा रही है। अगर सनलाइट ना हो तो देखें, रात के टाइम में सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। तो मेन क्या है, लाइट है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग एनर्जी, मेन एनर्जी क्या है, लाइट है। अब लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये कौन सी रेडिएशन होती है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ये ऐसी रेडिएशन, ऐसी शुआएँ जो कि विदाउट मीडियम ट्रेवल कर जाती हैं, विदाउट मीडियम। ठीक है, इनको एयर वगैरह वाटर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाएंगी। तो ये लाइट इस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में आता है। अब लाइट के दो बिहेवियर हो सकते हैं, डुअल बिहेवियर, मतलब ये वेव की तरह भी हो सकता है, मतलब वेव की तरह आएगा, या एक पार्टिकल की तरह भी हो सकता है, और उस पार्टिकल को हम फोटोन कह रहे होते हैं। ठीक है, डुअल बिहेवियर है ये। आप इसकी डिटेल जो है वो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में। अच्छा, अब सिर्फ 1% लाइट, जो प्लांट जो हैं वो सिर्फ 1% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हो। उसी 1% से जो है फोटोसिंथेसिस चल रहा है, अब हमारी पूरी दुनिया का जो एनर्जी मैकेनिज्म चल रहा है। तो सिर्फ 1% लाइट, और रेस्ट क्या होती है, तो ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट क्या है, देखिए अगर ये मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, प्लांट कंसिडर कर लें, इससे आर पार हो जाए तो ट्रांसमिट, और इससे लग के वापस आ जाए तो रिफ्लेक्ट। तो ये कुछ ट्रांसमिट हो जाती है बाकी, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और 1% एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की थोड़ी सी और एब्जॉर्प्शन की डिटेल देखते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ब्लू और रेड में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, और वायलेट और ऑरेंज में थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, और कुछ जो है येलो में भी कर रहा होता है, ग्रीन में नहीं करता। अब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के पीक आएंगे वो कहाँ आएंगे, ब्लू में और रेड में। तो अब ब्लू में और रेड में भी फर्दर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किस स्पेसिफिक वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, इनको हम देखते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनकी पीक्स को पढ़ें, ये किस ब्लू लाइट की पीक को एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम। 430 पे क्लोरोफिल ए जो है वो 430 की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, 430 में ब्लू होता है। ठीक है, और 670 की रेड को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो ब्लू जो है वो 450 नैनोमीटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, और रेड जो है वो 640 नैनोमीटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी कंप्लीट। अच्छा, अब मैं आपको ब्लू और रेड का थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लू में हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, मगर दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। ब्लू कहाँ से कहाँ तक होती है, ब्लू लाइट जो है वो 420 टू 495 नैनोमीटर तक होती है, और रेड की अगर बात करें तो रेड होता है 620 टू 750। तो अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ब्लू की इस रेंज में 420 टू 495 है, तो ये मैक्सिमम 430 को कर रहा है, देखें ब्लू की रेंज में लाई करेगा, और ये मैक्सिमम 450 को कर रहा है, ये भी ब्लू की रेंज में लाई करेगा। उसके बाद रेड को देखें तो ये मैक्सिमम 670 को कर रहा है, तो इस रेंज में देखें लाई कर रहा है, और ये मैक्सिमम 640 को कर रहा है, तो ये इस रेंज में लाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकते हैं आपसे। अब कैरोटीनॉइड की जो बात हम कर चुके हैं वायलेट ब्लू रेंज में, ठीक है, जो विबग्योर का जो पहला वायलेट इंडिगो ब्लू इस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है भाई, अब हमने एक जो टॉपिक है वो पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है, देखिए कौन सा पिगमेंट, मैं लिख देता हूँ ऐसा, कौन सा पिगमेंट
कितनी वेवलेंथ की लाइट को, कितनी वेवलेंथ को, मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। हम इसको ऐसे, मैं इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिख रहा है इसकी, आसानी से समझ आए। एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्प्शन वर्ड बता रहे हैं कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब होगी, तो अब वो क्या एब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब तो लाइट ही होती है, और लाइट को कौन करता है? पिगमेंट्स करते हैं। तो कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता क्लोरोफिल सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल स्पेसिफिक वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये चीज़ इसमें पड़ा होता है। अब ये इसका ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ आता है। तो अब पढ़ते हैं इसको भाई। देखें ब्लू की रेंज, सबसे पहले हमें, जैसे हम पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल, हम ये क्लोरोफिल के पढ़े क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, और कैरोटीनाइड का मैं आपको फिर बता देता हूँ इसी के ऊपर। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम, हम ये भी पढ़ा जैसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड को, और बी भी ब्लू और रेड को। और ब्लू और रेड में भी क्या कि ये ब्लू में 430 को करेगा, और ये ब्लू में 450 को करेगा, और ए जो है रेड में 670 को करेगा, और बी जो है रेड में 640 को करेगा। तो ज़ाहिर है एमसीक्यू है आपके एमडी कैड में, तो आपसे बनाने को तो नहीं आ सकता, तो आप ये आ सकता है कि आइडेंटिफाई करें किसका ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि अब आप, अगर मैं ये हटा दूँ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो ये जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, इससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक जो आप लगा सकते हैं वो ये है कि आप ब्लू की लाइट देखें मैक्सिमम कहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। क्लोरोफिल बी ब्लू को 450 एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये 430 कर रहा है, तो मैक्सिमम क्लोरोफिल बी जो है ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ब्लू कहाँ होता है? विब ग्योर है ना, विब ग्योर। तो ब्लू जो है थोड़ा स्टार्ट में होगा, रेड बिल्कुल एंड पे होगा। तो स्टार्ट में जो बिल्कुल पीक बन रही हो क्लोरोफिल बी की होगी। तो ये देखें स्टार्ट में जो बिल्कुल पीक बन रही है, जो ये ब्लू की बनेगी, जो क्या होगा अराउंड ये 6, ज़्यादा लाइन प्रॉपर नीचे नहीं आई, तो 450 के अराउंड ही कहीं आ रहा होगा। ये 400 है, ये 500 है। तो जो शुरू में जो पीक बन रही है वो है क्लोरोफिल बी की, और दूसरी ज़्यादा क्लोरोफिल ए की होगी। ये तो आसानी से हो जाएगा आइडेंटिफाई। बाकी दूसरे मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने है। क्लोरोफिल बी की तो हमने पीक देख ली भाई, 450 हमने अभी पढ़ा। और जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू को 430 एब्जॉर्ब करता है। तो देखें थोड़ा सा नीचे है, और ये अराउंड अगर नीचे हम इसको करें तो ये 430 ही जाएगा। ठीक है, हमने दोनों के ब्लू देख ली। अब उसके बाद देखें ग्राफ नीचे आ रहे हैं, बाकी को इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। अब रेड की देख लेते हैं हम। रेड जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो रेड को 670 पे कर रहा है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो रेड को कर रहा है 670 नैनोमीटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब। तो यहाँ से अगर हम नीचे इसको टैली करें तो 670 ही बनेगा कहीं आके। ठीक है, और जो क्लोरोफिल बी जो है वो रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है 640 पे, तो यहाँ आप ले आएँ तो ये 640 ही बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। सिंपल आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो पहले पीक बन रही है सबसे ऊपर वो क्लोरोफिल बी होगा, दूसरा क्लोरोफिल ए होगा। अच्छा, कैरोटीनाइड रह गया। देखिए कैरोटीनाइड मैंने जैसे आपको बताया वॉयलेट ब्लू, मतलब शुरू के जो हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन नीचे चली आती है। तो वॉयलेट और ब्लू का रीजन किस में 350 टू 495 में लाई कर रहा है। अगर हम जो मैंने आपको बताया था वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, अगर वो आप सही तरह याद कर लें तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो 350 टू 495 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। इन शॉर्ट ये कि स्टार्टिंग में मतलब 495 तक आप 500 कंसिडर कर लें, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा कैरोटीनाइड, उसके बाद ये इसका अचानक नीचे आएगा और ये नीचे ही जाता रहेगा। तो कैरोटीनाइड का बहुत सिंपल है कि वो सब क्लोरोफिल ए बी दोनों से अलग होगा। तो तीन ही पिगमेंट हैं, तो तीनों के अगर ये आप ऑप्शन स्पेक्ट्रम कर लें तो ये इसका ग्राफ से एमसीक्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हो गया ऑप्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का वर्ड ही बता रहा है एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या है? कोई काम है। और यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर सिंपल फोटोसिंथेसिस ही है। तो कौन सा पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करा रहा है, इसमें पढ़ेंगे। ये ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस है मतलब कितना ज़्यादा काम कर रहा है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब यही है कि कौन सी लाइट, हर लाइट की वेवलेंथ अलग है ना, तो डिफरेंट वेवलेंथ मतलब कौन सी लाइट वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करा रही है। तो ये इसमें हम पढ़े होते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में। अब एक्शन स्पेक्ट्रम को ग्राफ देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये समझा दूं कि एक डिस्कवरी इन्होंने की थी, कुछ साइंटिस्ट से, नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। ग्रीन एल्गा उन्होंने लिया था। ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस करता है। उसका ग्रीन एल्गा का भी एक ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगाइला, जो कि फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब ऐसा कोई होगा फिलामेंट की तरह ना, धागों की तरह, तो स्पायरोगाइला। ठीक है, अब स्पायरोगाइला को उन्होंने लिया। ये स्पायरोगाइला मैंने बनाया है यहाँ पर, और स्पायरोगाइला के ऊपर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया और लाइट दे दी, सनलाइट दे दी। तो सनलाइट की मौजूदगी में अब ये देखेंगे कि देखें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन तो निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है,
इसमें ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो निकलना है, तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा वहाँ जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन जहाँ निकल रहा होगा उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया जा रहा है, तो वहाँ उस साइड पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी पूरा मैंने स्पेक्ट्रम बना दिया है, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन्होंने ये देखा कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया तो सबसे ज़्यादा जो हमें बैक्टीरिया मिले वो ब्लू रीजन में मिले और रेड रीजन में मिले। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल ब्लू और रेड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने ये एरो से ही शो किया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है। अच्छा, ग्रीन मैंने देखा कि कोई फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही, तो मतलब कैरोटीनाइड भी सारे ग्रीन, कैरोटीनाइड शुरू के 3 को एब्जॉर्ब कर रहा था और क्लोरोफिल जो है बाकियों को थोड़ा-थोड़ा, ब्लू और रेड के अलावा बाकियों को थोड़ा-थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ग्रीन को एब्जॉर्ब कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ग्रीन में बिल्कुल नहीं हो रही। उसके बाद अगर देखें हम ऑरेंज में, तो ऑरेंज में मिड हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत लेवल की हो रही है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसको क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो रही है। उसके बाद येलो में कम हो रही है क्योंकि क्लोरोफिल इसको कम एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही इंडिगो, इंडिगो और वायलेट में, इन दोनों में भी क्या है, कम है, इनको कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब कर रहा है। कैरोटीनाइड क्या है? एक सेकेंडरी पिगमेंट है, कोई बहुत जो जैसे क्लोरोफिल है प्रॉपर पिगमेंट, जो प्राइमरी पिगमेंट होता है, तो सेकेंडरी पिगमेंट है, तो इतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि वो फोटोसिंथेसिस को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दे, ठीक है। तो इसीलिए वायलेट इंडिगो में कम हो रही है, और इसके अलावा जो मैंने बताया येलो और ऑरेंज में इसलिए कम हो रही है क्योंकि इसको क्लोरोफिल ही कम एब्जॉर्ब करता है, और ब्लू और ग्रीन में, तो ब्लू और रेड में तो ज़्यादा ही हो रही है। तो ये इन्होंने इससे ये डिस्कवर किया। अब वही अब देख लेते हैं, एल्यूमिनेट लाइट, मतलब लाइट सनलाइट को उन्होंने एल्यूमिनेट किया, एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा ऊपर, और बैक्टीरिया वहाँ मूव किए जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इमिट हो रही थी, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। तो ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ मिले? हम ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा बैक्टीरिया मिले। तो इससे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ मिले? ब्लू और रेड में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल क्या है, ज़्यादा। और एमसीक्यू क्या बन सकता है? स्पायरोगाला यूज़ किया, और स्पायरो, या और क्या पूछ सकते हैं, या क्या यूज़ किया? ग्रीन एल्गा यूज़ किया, ठीक है, या एक्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे ही आ सकता है, और इसके अलावा ग्राफ आ सकता है, और ग्राफ हम देखते हैं अभी। ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लू और रेड में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हुई, तो बैक्टीरिया गया, तो ब्लू और रेड का एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्लू किस रेंज में लाई करता है। वही आप अगर स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़ याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। ब्लू कहाँ लाई करता है? 420 टू 495 के बीच में, और रेड कहाँ लाई करता है? 620 टू 750 के बीच में। तो 420 टू 495 के बीच में, मतलब ये 400 है, तो यहाँ से लेके 495, मतलब यहाँ तक ग्राफ ऊपर होना चाहिए, इस रीजन से लेके इस रीजन तक। तो ये देखें ग्राफ हमें कितना ऊपर मिल रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम बहुत ऊपर है। तो ये बात प्रूव हो गई कि भाई ब्लू क्या है, ब्लू से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। दूसरा क्या, कि हमें 620 टू 750 के बीच में ग्राफ ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि रेड में भी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। तो 620 को मार्क करें तो यहाँ कहीं आएगा, उसके बाद 750 को मार्क करें तो ज़ाहिर वो यहाँ है। तो अब रेड का पूरा रीजन कवर नहीं हो रहा, देखें इसके बीच में एक पीक तो आ रही है, तो ये पीक आने का मतलब यही है कि रेड के रीजन में भी क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा। अब आप कहें कि यहाँ पर ग्राफ जो है ये बीच में नीचे नहीं आ रहा, क्यों नहीं नीचे आ रहा? अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर ग्राफ बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और यही अगर कंपैरिजन हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ से करें तो देखें यहाँ क्लोरोफिल बी का भी ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है, क्लोरोफिल ए का तो इवन टच कर गया नीचे आके एक्स एक्सिस पे, मतलब बिल्कुल जीरो हो गई ये फोटो एब्जॉर्प्शन। तो आप कहें कि यहाँ पर ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है, यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा, क्यों? देखें यहाँ पर हम एक जो है पिगमेंट उसकी एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं, तो एक पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन इस स्लाइड में बहुत कम हो गई तो नीचे आ गया। ऐसे ही ये दूसरा पिगमेंट क्लोरोफिल बी, इसकी एब्जॉर्प्शन भी यहाँ नीचे कम हो गई है इस रीजन में, तो एक नीचे आ गया। मगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम में ओवरऑल फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, सारे पिगमेंट का कलेक्टिव एफर्ट से मिला के जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो इस रीजन में इसलिए नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, इवन नीचे एक्स एक्सिस पे आके जीरो की तरफ नहीं आया, क्योंकि इस रीजन में क्योंकि कैरोटीनॉइड तो मौजूद है ना, कैरोटीनॉइड तो एब्जॉर्ब कर रहा था लाइट्स को, तो इसलिए जीरो नहीं हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर आ, मगर कंपैरेटिवली ब्लू और रेड के रीजन से नीचे आ गया कैरोटीनॉइड, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और ये ग्राफ देखें, ये वाला और जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है, ये तो क्लियरली डिफरेंट है, ये इसको आप डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। तो ये थोड़े से ग्राफ से भी आपसे पूछे जा सकती हैं चीज़ें। अच्छा, अब ये वाला डिफरेंस मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये इन्होंने जो नीचे टच करा था, हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी देखा क्लोरोफिल ए का था, तो हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, और ये ऊपर वाला इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। तो इसमें अब डिफरेंशिएट यहाँ भी कर लेते हैं हम।
कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है वो देखें, वो उसके पास नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब जीरो की तरफ वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन है और वो एक सिंगल पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जो कि ये वाला ग्राफ है, ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस है, तीनों पिगमेंट के मिला के एफर्ट है, तो इसलिए इतना ज़्यादा नीचे ये देखें बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब नहीं जा रहा, क्योंकि कैरोटीनॉइड यहाँ पर मौजूद है और वो जो लाइट क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे ब्लू और रेड के अलावा। ये ब्लू रीजन हो गया और ये रेड रीजन हो गया, तो बाकी रीजन को जो है वो कुछ क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये डन हो गया भाई दोनों ग्राफ्स। अच्छा, इसके बाद अब रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ बैलेंस नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है और वाटर या सनलाइट आ जाएगी और यहाँ पर क्लोरोफिल आ जाएगा, तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हमें ये तो मैंने सिर्फ सी इक्वेशन लिख दी, अभी हमने बैलेंस नहीं की। अब हमें ये बताना चाहिए कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट जो ज़मीन पे मौजूद है, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे, वो सिर्फ 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरी दुनिया में जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो सिर्फ 10% उसका करें। और अगर 90% फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट जो कि एक्वेटिक, जो पानी की ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो 90% वो करें। ये आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है। और ये अपनी जो पानी में मौजूद हैं, ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर लेते हैं, डिजोल्व इन वाटर बाइकार्बोनेट वगैरह के फॉर्म में भी हो सकती है, मगर पानी में डिजोल्व होती है। मगर जो ज़मीन के प्लांट है वो तो एयर से लेंगे और एयर में 0.03 to 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इंटर कैसे होती है, आपका सवाल हो सकता है। ये इंटर होती है स्ट्रोमेटा से। स्ट्रोमेटा क्या होता है, देखें जो प्लांट की नीचे वाली लेयर है, लीफ की नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर पे भी हो सकता है, कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं। एक सेकंड में मार्कर, अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, ये ऐसे सेल्स, ठीक है, प्रॉपर नहीं बनेगा, ऐसे इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनको कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, इनके बीच का जो गैप है, देखिए दोबारा मैं प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूँ। इनके बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप जो है ये कहलाता है स्ट्रोमेटा। इस गैप से अंदर से, इस गैप के बीच में से गैसेज एक्सचेंज, मतलब प्लांट अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होगा, ऑक्सीजन दे रहा होगा, जो भी गैसेज एक्सचेंज है इसके बीच में से होती है। तो ये वाले सेल क्या है, गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल जब खुलते हैं तब तो गैसेज एक्सचेंज हो जाता है, और जब बंद हो जाते हैं तो गैसेज एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस स्ट्रोमेटा के बीच में से जाती है। स्ट्रोमेटा क्या है, पोर है गार्ड सेल के बीच में। ये दिन के टाइम ज़्यादा खुले होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और रात के टाइम पार्शली ओपन होते हैं, पूरे पूरे पार्शली क्लोज और पार्शली ओपन होंगे, क्योंकि पार्शली का मतलब आधे ओपन और आधे क्लोज, इसलिए क्योंकि रात के टाइम ज़्यादा रिस्पिरेशन तो हो रही है, और रिस्पिरेशन के लिए भी, और मतलब फूड को तोड़ना तो है ना, रिस्पिरेशन के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट में काफ़ी, जैसे रिस्पिरेशन क्या होती है एक्चुअली, देखें ग्लूकोज को में अगर ऑक्सीजन मिलाएं तो ये एनर्जी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से रात के टाइम लेगा प्लांट, ठीक है, उसके लिए चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो वो बाहर निकालेगा, तो ये दोनों प्रोसेस के लिए चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि रात के टाइम दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ऐसा है नहीं, वो इसका रीज़न ये है कि रात के टाइम प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सूरज से होता नहीं है फोटोसिंथेसिस करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में अच्छी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं दरख्त के नीचे नहीं बैठना चाहिए। दोपहर के टाइम क्या होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही होती है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली तो ये कहाँ जाएगा, जो अंदर प्लांट के लीफ के अंदर चला जाएगा, लीफ के अंदर पानी है, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और डिजोल्व होने के बाद उसके सेल वॉल एब्जॉर्ब कर लेंगे, किसके, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल वो सेल हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, उनको मेसोफिल सेल कह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स आप कह लें। उसकी सेल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो सेल अपने अंदर ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का रूट होता है। अच्छा, अब इसके बाद रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ये मैंने इक्वेशन प्रॉपर लिखी है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, 12 वाटर और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, और 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर। ठीक है, अब इसमें 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखें, एक अगर ये चीज़ है, इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लें तब भी ऑक्सीडेशन, इसमें से कोई एक चीज़ भी हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब इसका ऑपोजिट कर दें तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना ग्लूकोज। देखें, कार्बन सिर्फ रिएक्टेंट में इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही है और ग्लूकोज के पास कार्बन है, तो इसका मतलब है
कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए CO2 और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। मैंने जैसे अभी बताया कि किसी भी चीज़ में हम H+ हाइड्रोजन ऐड करते हैं क्या होती है, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन। ऐसे ही वाटर से बना ऑक्सीजन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन वाटर नहीं बनाता, ये जो वाटर का ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन नहीं बनाता प्रोडक्ट साइड पे, ये जो वाटर का ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन बना रहा होता है प्रोडक्ट साइड पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये देखें, ये H2O से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से हाइड्रोजन गायब हो गया, निकल गया। तो हमने अभी पढ़ा जो हाइड्रोजन निकलता है उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन जो है ये भी ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है ये भी ग्लूकोज के ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है। देखिए O6 आ रहा है ना, तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, उसके बाद जो H2O का ऑक्सीजन है ये O2 के फॉर्म में ये निकलता है। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है क्या बनाएगा, H2O का ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या बनाएगा। तो ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस का 2 पार्ट्स हैं, इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं अगली वीडियो में। 2 पार्ट होते हैं क्या, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइट फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 पार्ट में होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी परेशान ना हो, डिटेल पढ़ेंगे सारी। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ करते हैं हम, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें हम लाइट तो यूज़ नहीं करते। देखिए है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा तो सनलाइट की मौजूदगी में दोपहर में ही होगा, मगर इस पार्ट के लिए, इस रिएक्शन के पार्ट के लिए हमें लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए। जो इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इस रिएक्शन में आके यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है इनडायरेक्टली, तो इसलिए लाइट चाहिए होगी, क्योंकि जो लाइट की मदद से प्रोडक्ट बने वो अब यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट यूज़ करता है लाइट रिएक्शन के, हो गई बात। उसके बाद क्या प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, NADPH2 और ATP, सब डिटेल पढ़ेंगे। NADPH2 क्या देता है, इसको इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देता है, ATP इसको एनर्जी देता है, इसकी वजह से प्रोसेस चल रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास ये कुछ जो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, और जो एक के ऊपर एक गुच्छा बन जाए उसको कह रहे होते हैं ग्रेना। और क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन कहला रहा होता है स्ट्रोमा, ठीक है। सब पढ़ लेंगे कौन से रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब फोटो सिस्टम को थोड़ा सा देखना है, बस उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम उसको कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं, क्या क्या, क्लोरोफिल ए भी आ जाएगा इसमें, कैरोटीनाइड वगैरह जितने पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर क्लस्टर गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में आ जाएं और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करें तो इस पूरे जो सिस्टम बना है इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम लगा कहाँ होता है, ये थाइलाकॉइड में लगा होता है। अभी देखा थाइलाकॉइड क्या है, जो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, कॉइन नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको थाइलाकॉइड कह रहे हैं। तो थाइलाकॉइड के अंदर एक सिस्टम लगा होता है जिसमें सारे जो पिगमेंट्स हैं वो एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में आए हुए होते हैं, और उसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब फोटो सिस्टम कैसा दिखता है, फोटो सिस्टम एक तो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। ये भी अब आगे पे काम आएगा, पढ़ेंगे इसको भी और डिटेल में। 1 के पास लाइट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, और जो 2 है वो 680 की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए 1 को हम P700 कह देते हैं और 2 को P680 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यही मेंशन है क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर में जो मौजूद है 700 लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और 680 लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या है भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के बाद 2 पार्ट होते हैं, एक तो है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले देखें। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पूरा पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरा पार्ट जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला पूरा। अच्छा, अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड वगैरह अलग रैंडमली अरेंज हैं, और ये क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है और सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट की एनर्जी फिर ये किसको देंगे, फिर रिएक्शन सेंटर है। उसके बाद रिएक्शन सेंटर के बाद 2 चीज़ें हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये 2 चीज़ें से बना हुआ है। तो ये अपनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। जैसे मैंने बताया कि फाइनली रिएक्शन किसने कराना है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए ने कराना है, तो सारी एनर्जी अपने क्लोरोफिल ए को दे देंगे। अब क्लोरोफिल ए अपनी एनर्जी आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, तो ये ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ये रिएक्शन सेंटर का दोनों चीज़ें हो रही हैं, रिएक्शन सेंटर का पार्ट है। अब क्या मेंशन है भाई, देख लेते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए ये क्या करता है, ट्रैप जो है एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है
एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होते हैं, सनलाइट यहाँ आती है और ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पिगमेंट से ऊपर क्लोरोफिल ए में जाएंगे और वही इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है फ्रॉम क्लोरोफिल ए और पास करता है सीरीज ऑफ रिएक्शन को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसको फिर ये क्या करता है, वहाँ ट्रांसफर करता है उन इलेक्ट्रॉन को, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को, और फिर क्या होती है, इससे एनर्जी बनती है। वो हम लाइट लाइट डार्क रिएक्शन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा ये वाला रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स का आपका स्ट्रक्चर ज़हन में होना चाहिए। ये हो गया फोटो सिस्टम 1 और 2। दोबारा मैं बता देता हूँ, फोटो सिस्टम 1 क्या है, जो 700 की लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटो सिस्टम 2 क्या है जो 680 की लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके रिएक्शन सेंटर में, जो अब रिएक्शन सेंटर अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ये वाला। तो इसके रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 700 नैनोमीटर लाइट को अब्जॉर्ब करे, और इसका रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 680 के नैनोमीटर लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करे। तो ये आपकी सारी हो गई बेसिक्स जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से हमने पहले पढ़नी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे।